देखो इधर टॉप 20 मैथ्स PYQ आज कितना सेट होने वाला है? सेट 5। ठीक है, देखते हैं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बोला है केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक जो है वो 80 रुपए में 6 केले क्या खरीदता है? अधिक खरीद सकता है। तो बोला है केले के प्रति, यहाँ पे दर्जन होगा, ठीक है, वर्जन लिखा गया है, ये दर्जन होगा यहाँ पे, ठीक है। दर्जन में हुई कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे बनेगा ये बताए थे कि जैसे कि देखो 20% कमी हुआ, केले के मूल्य में क्या हुआ? 20% कमी, यानी कि पहले दाम कितना होगा? 5 होगा। पहले जो दाम होगा इसका 5 होगा, कम होकर कितना हो गया होगा? 4। ठीक है, तो खपत कितना हो रहा है? कम। एक बढ़ रहा है ना खपत? खपत क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है। खपत कितना हो रहा है? एक बढ़ रहा है ना, तो इसको कितना लिखेंगे? 1/4 बनेगा खपत का रेशियो। तो कमी तो की है ना, इधर से आते हैं तो मूल्य आते हैं, इधर से नीचे आते हैं तो मूल्य, और ऊपर जाते हैं तो खपत, है ना। तो इन लोग खपत कितना कर रहा है कि पहले 80 रुपया में 6 के लाभ क्या खरीद पा रहा है? ज्यादा खरीद पा रहा है। पहले 80 रुपया में कुछ केला खरीदता हो, कितना खरीदता हमको नहीं पता, लेकिन अब जब दाम कम हो गया तो 80 रुपया में ही क्या करता है? 6 केला अधिक खरीद पाता है, खरीद पाता है ना। यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे रेशियो बना, खपत कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, और पुराना खपत कितना है नीचे, ये ना लिखते हैं रेशियो। तो यहाँ पे बोला गया है कितना? 6 अधिक खरीद पा रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में हमको कितना दिख रहा है कि 1 अधिक खरीद पा रहा है, एक खपत ज्यादा है ना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 6 केला। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात करना है, ठीक है, कि कितना का कमी हुआ है। दर्जन में हुई कमी, केले के प्रति दर्जन, एक दर्जन में हुई कमी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस? अच्छा, कमी निकालना है रुपया में, ठीक है, रुपया में क्या निकालना है? कमी। तो जरा सोचो, 6 केला अधिक खरीद पा रहा है, तो इनिशियल में कितना खरीद रहा होगा? 4 यूनिट का वैल्यू 24 यूनिट, ठीक है। अब बाद में जब एक बढ़ जाएगा तो 5 यूनिट का अगर वैल्यू निकालें, बाद में कितना खरीदेगा? 6 5 30। ये देखो, पहले खरीद रहा था 24, अब खरीद रहा है कितना? 30। तो ये 6 केला अधिक खरीद पाता है। तो यहां पे जरा सोचो, यहां पे 24 केला यानी 2 दर्जन, ठीक है, और यहां पे 30 केला यानी कि 2 दर्जन, और 6 केला अधिक, मतलब बोल सकते हैं 2.5 दर्जन। तो केले के मूल्य में प्रति दर्जन हुई कमी, तो कितना रुपया का कमी होगा? तो देखो कमी कितना का हुआ, ये रुपया निकालना है। रुपया निकालने के लिए देखो इनिशियल, अगर अगर देखो यहाँ पे इनिशियल खपत का यूज करेंगे तो इनिशियल प्राइस का यूज करना पड़ेगा, अगर नया खपत का यूज करके लिखेंगे तो नया मूल्य का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जरा सोचो यहाँ पे कि 80 रुपया में, 80 रुपया में यहाँ पे मूल्य क्या था पहले? जैसे देखो 80 रुपया है, इसमें से अगर हम 24 को भागा दें या 30 को भागा दें तो कितना निकलेगा? नया मूल्य है ये, या नया, ये जो है ये नया खपत है, तो जो भी निकलेगा वो नया मूल्य निकलेगा। क्योंकि देखो जो भी प्राइस है 80 रुपया का सामान है, अगर हम उसमें 30 से भागा दे रहे हैं यानी कि ये नया प्राइस है, तो 30 से भागा देंगे 8 और 3 आएगा, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 24 से भागा दें इसको तो कितना होगा? 8 दें 80 और 8 या 24, ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे 10/3 रुपया क्या हो रहा है? ये कितना का निकल रहा है? एक दर्जन का, या फिर बोल सकते हैं प्रति दर्जन 12 का। तो यहाँ प्रति दर्जन कमी कितना का हुआ है ये पूछा गया है ना, क्वेश्चन में ही मिस्टेक नहीं ना है? केले के प्रति दर्जन में हुई कमी कितना का हुआ है? तो 6 का कमी हो रहा है, तो रुपया में कितना का कमी होगा? तो 5 का वैल्यू 30, यानी 30 का 24 का वैल्यू 80 रुपया था,
ठीक है, अब 30 का वैल्यू हो गया है 80 रुपया। ऐसे कर लेते हैं इसको, देखो 30 केला का दाम कितना है 80 रुपया नया मूल्य। जब रेट कम हुआ तब का ना पूछा गया है, तो 30 केला का 80 रुपया, तो कमी कितना का हुआ था प्रति दर्जन, यानी कि 12 केला में कितना का कमी हो जाएगा। इसको अगर हम कट करते हैं 3, 0 से 0 खत्म, 4 8 32, 32 का आंसर होगा इसका। देखो आप समझो यहाँ पे, पहले तो ये मूल्य और खपत से देखो यहाँ पे कि पहले मूल्य 5 था, अब कितना हो गया 4। इसमें 1 का वृद्धि हुआ है खपत में। क्वेश्चन में बोला है 6 अधिक खरीद पा रहे हैं, यानी कि 6 का वृद्धि हो गया, यानी 1 का वैल्यू 6 तो 4 का वैल्यू 24, यानी कि पहले कितना खरीद रहे थे 24 केला, लेकिन अब जब कमी हो गया है तो 5 ना खरीद पाएंगे। खपत क्या हो गया 5 बढ़ गया ना 1, यानी कि 30 केला खरीद पाएंगे। तो वही पूछा है कि कमी केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, केले के प्रति दर्जन में हुई कमी निकालना है। ठीक है, तो कमी कितना का हुआ है, तो जरा सोचो 30 पहले जो है 24 केला 80 रुपए में खरीदते थे, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं 30 केला, है ना। तो हमको चाहिए 12 केला कितना में खरीदेंगे, या मतलब कमी कितना का हो रहा है 12 केला खरीदने में, तो कितना का कमी हो रहा है 32 का। ठीक है, कोई दिक्कत। क्लियर नहीं हुआ, बताते हैं, पहले नोट करो इसको। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, अच्छा 1 मिनट रुको, देखो फिर से समझा देते हैं। यहाँ देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, इधर देखो, इधर 1 का खपत क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है, कितना में 4 में। पहले खपत क्या था 4 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो खपत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे खपत 1 बढ़ रहा था, क्वेश्चन में कितना बोला है 6 केला अधिक खरीद पाता है, यानी 6 बढ़ रहा था। 1 का वैल्यू 6 तो 4 का वैल्यू 24 और 5 का वैल्यू 30, इतना पता चला ना। पहले जो है 24 केला 80 रुपया में खरीदता था, ठीक है, अब जो है 30 केला कितना में खरीद रहा है 80 रुपया में। ठीक है, तो पूछा है केले के प्रति दर्जन में, मतलब 12 केला में हुई कमी का ज्ञात करना, कितना रुपया का कमी हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहां से अगर 12 केला का निकालते हैं तो कितना दाम निकलेगा 40 रुपया। ठीक है, लेकिन कमी जब हो गया तब 12 केला कितना का आएगा, तो अगर हम यहां से 12 केला का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 से 0 से 0 कट जाएगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ा, तो इसको क्या करना होगा 32। अब देखो अगर हम यहां पे बोलेंगे कि देखो यहां पे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा ये दे दिया है, कंफ्यूजन वाला लैंग्वेज है। यहां पे देखो अगर मान लो बोला है क्या कि केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात करना है, कमी कितना का हुआ है ये ना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कमी देखेंगे तो 8 का ना बन रहा है, 8 तो ऑप्शन ए में नहीं है ना। तो लास्ट में क्या सोचना होगा कि कमी होने के बाद 30 रुपया में 30 केला का दाम 80 रुपया हो गया, तो 12 केला का दाम 32 रुपया, यही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी बना देता है लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन में 8 रहता तो वो सही होता, क्यों कि कमी कितना का हो रहा है, पहले 12 केला का दाम 40 रुपया था, अब कमी कितना, अब हो गया कितना 12 केला का दाम 32 रुपया, कमी कितना का हुआ है रुपया में, तो 8 रुपया का, लेकिन 8 रुपया तो नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 32। क्या कहां पे 30 और 80 में, अरे 30 केला का दाम 80 रुपया, तो 3 केला का दाम कितना 8 रुपया, तो 3 को 12 बना दी 4 से गुना करके, तो 8 को भी 4 से गुना कर दो, 8 चौके 32। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, राधा ने 57,300 रुपए में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, 2 सामान खरीद रहा है इतना रुपया में, वॉशिंग मशीन और फ्रिज।
उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा। दोनों को समान कीमत पर बेचा गया है, मतलब एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो बोला है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है। तो देखो यहां पे एक तरफ लिखो सीपी और एक तरफ लिखो एसपी। ठीक है, अगर हम फ्रिज का बोलें तो बोला फ्रिज बेचा है 15% लाभ में, यानी कि कितना बेचा होगा, 20 में खरीद करके 23 में बेचा होगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 या 15 और 20 2500 होता है 3/20। और 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 24% का कितना, 4 छक 24 और 25 चौके 100, तो होगा 6/25। तो मतलब कि ये 25 में खरीदा था और बेचा कितना, 24% हानि, यानी कि 6 कम में बेचेगा, यानी कि 19 में बेचेगा। ठीक है, कट तो नहीं रहा है कुछ, तो मल्टीप्लाई कर, यहां पे देखो यहां मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा, ये बताओ, यहां मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा, नहीं होगा। यहां पे दो अलग अलग वस्तु है, एक फ्रिज है, एक फ्रिज है और एक वॉशिंग मशीन है। अगर एक ही वैल्यू को अलग अलग, जैसे सक्सेसिव जो यूज होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां दो अलग अलग वस्तु है, दोनों को ऐड करेंगे। इसका दाम कितना हो गया, 45। लेकिन एक चीज और, अभी क्या बोला है कि हमको दोनों को हम बेचे हैं समान कीमत पर, तो यहां तो अलग अलग दिख रहा है ना, इसको बराबर करते हैं, इसको 19 से गुना और इसको 23 से गुना। इसको 19 से गुना किए तो इसको भी तो करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे इसको क्या करना है, 19 दूना 38, 19 दूना 38 प्लस 23 का स्क्वायर 529 और 23 दूना कितना 46, ऐड कर दो, 9 6 15, 4 2 6 और 1 7, 575, 575 टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 8 7 15, 8 और 1 9, 955 आ गया यहाँ पे, आया ना। और यहाँ पे कितना होगा, 19 गुने 23 गुने 2, ये ना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कितना करेंगे, 19 दूना 38, 38 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, 3 8 24, बच गया 2, 3 3 9 और 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 3 दूना 6 और 2 8, इतना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, होगा, खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में, तो बोला है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा है वॉशिंग मशीन का, मतलब इसका सीपी का। तो अब जरा सोचो यहां पे, ये जो है प्राइस ये दोनों का है, इतना रुपए में खरीदा था, क्वेश्चन में खरीदा कितना में है, 955 में, कितना गुना हुआ है, कितना गुना हुआ है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 955। अगर हम इसको 9 और यहां पे 10 19 20 5 से कट कर दो, पहले इसको अलग से लिखते हैं, $955 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है इतना, ये ना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा है वॉशिंग मशीन का कीमत, यानी कि इसका वैल्यू, यानी कि 575 का वैल्यू। ठीक है, तो 97300 डिवाइड में कौन आएगा, ये 955 और ऊपर में कौन जाएगा, 575। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 और यहाँ 10 कितना हो रहा है, 19, 19 यानी कि 20, 2 आ रहा है, डिजिटल सम चेक करो, 2 आ रहा है तो उसको क्या बना देंगे, 5 से ऊपर नीचे गुना करके 10, यानी कि नीचे 1 बन जाएगा डिजिटल सम। अब यहाँ पे डिजिट सम देखो, 7 3 10 5 15, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 5 10 7 17, यानी कि यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 8 40 यानी कि 4 हो गया, और 4 5 20 यानी कि 2 हो गया। डिजिटल सम 2 चेक करो किसका है, 5 4 9, यहाँ पे 3 है, ऑप्शन गलत। उसके बाद 5 2 7 8 15, 15 6 21, 21 यानी कि 3 आ रहा है, नहीं होगा।
8 2 10 और 2 12 यानी 3 आ रहा है, नहीं होगा। 5 4 9 इसी में 2 आ रहा है, यही आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हालत खराब हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, बहुत टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए डिजिटल सम का यूज करो। डिजिटल सम क्या होता है, इसको तब तक जोड़ते जा जब तक ये एक डिजिट का नहीं बन जाता है। ठीक है, तो 7 3 10 यानी कि 1 बन गया, 10 को 1 बोल सकते हैं ना क्योंकि 0 है इधर, और 1 को फिर 5 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा। या अच्छा 1 मिनट, यहाँ 5 बोल दिए थे हम डिजिटल सम, यहाँ 5 बोल दिए थे ना? नहीं नहीं नहीं, अगर हम यहाँ 5 बोले हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 बोले हैं तो फिर ये गलत आंसर आएगा। ठीक है, देखो 7 3 10, 10 और 5 15 यानी कि यहाँ 6 होगा। ठीक है, हम यहाँ 5 बोल दिए थे, और यहाँ 5 5 10 7 17 यानी कि 8, 8 6 48 यानी कि 8 4 12 यानी कि 3, और 3 बजे 15 यानी कि 6। डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 6, और नीचे कितना आ रहा है? 5 5 10 9 19 यानी कि 2, 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। अब 6 चेक करो किसका आ रहा है, 5 4 9 3, यहाँ पे 8 2 10 10 5 15 15 और 6 21 यानी कि 3, 8 2 10 और 2 12, 8 2 10 2 12 यानी कि 3, 5 4 9 2, इसमें तो 6 आ ही नहीं रहा है। 9 5 9 और 10, 5 5 10, 9 और 1 10 यानी एक ही बन रहा है ना, 19। 1 मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है एक जगह में। देखो ये तो पहले इतना होगा, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 यानी कि कितना, 9 और 1 10, 1 हो रहा है ना, तो 5 करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, हम यहाँ पे 2 सोच लिए थे इसलिए हो गया। तो यहाँ पे 7 3 10 और 5 15 यानी कि 6, और यहाँ पे कितना, 5 5 10 और 7 17 यानी कि 8, तो 8 छक 48 यानी कि 8 4 12 3। अब डिजिटल सम 3 तो सब जगह मैच कर रहा है, अब यहाँ पे आ जा रहा है ना। ठीक है, चलो तब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से काटो, 19 पचे 95 और 5 1 5, 5 से काटो, 5 1 5, 5 1 5, बच गया कितना यहाँ पे 3, 5 7 35। ठीक है, 9 10 11, 3 से अगर करते हैं तो 19 3 57, ये 3 बार में कट जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 5 1 5, 5 1 5, 5, अच्छा यहाँ 2 बच रहा है ना, हम 3 लिख दिए थे ना, 5 5 25, तो अब कितना हो जाएगा, 5 3 15, 2 0, एक ही क्या ऑप्शन है इस तरह का, एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन वहां भी तो है नीचे डी में, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 3 1 3 और 1 4 और 3 1 3, ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, डिजिटल सम अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिजिटल सम 3 आ गया 3 जगह पे। ठीक है, आगे बढ़े। डाउट है किसी को? आगे बढ़े, लिखा जी तुम। अगला क्वेश्चन देखो, 10 20 और 25 की क्रमागत छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर्मूला बताया था ना, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100%। ये था 2 के लिए, 3 रहेगा तो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, सक्सेसिव जिस तरह यूज करते हो इस तरह भी 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 बार अप्लाई करो या फिर रेशियो मेथड का यूज करो। अगर 2 बार अप्लाई करते हैं पहले इन लोग दोनों में, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 10, 30 में 1 घटाएंगे, 30 में 2 घटाएंगे तो 28%। ठीक है, अब इसका और इसका यूज करो, 28 प्लस 25 माइनस 28 गुने 25 बटा 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 4 सत्ते 28, यानी कि 25 25 50 और 3 53, 53 में कितना कम होगा, 7 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46%। ये आंसर होगा। एक तरीका ये हुआ,
फॉर्मूला से करने का। लेकिन अगर फॉर्मूला से नहीं करना है तब क्या करेंगे, रेशियो। पहले 10% क्या मिल रहा है डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10%, यानी कि पहले 10 था, डिस्काउंट मिलेगा तो 9 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 20% यानी पहले 5 था, 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 हो जाएगा। 25 था यानी पहले 4 था, 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 3 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म हो गया, 5 दहे 50 और 9 तिया 27, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 23 का डिस्काउंट, कितना में 50 में, गुने 100, 50 दूनी 100 यानी कि 46%। यहां पे लिख लो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट। अरे 10% डिस्काउंट तुमको देगा तो 10 रुपये का सामान है, एक 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। तो 10 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट में देगा, कितना में देगा तुमको 9 में देगा, ठीक है। और जैसे मान लो कितना दिया हुआ और 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, मतलब 5 का सामान है, 1 का डिस्काउंट में देगा 4 में देगा। 25% 1/4, 4 का सामान 3 में देगा, 1 कम करके, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1000 है, तो यह अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट के बाद उसको इतना रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है, ठीक है। और छूट कितना दे रहा है 10% का, ठीक है। 10% की एक और x% की 2 छूट, मतलब पहला छूट 10% का है और दूसरा और तीसरा छूट जो है वो x% का है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे बताओ। देखो पहला जो है ये पहले तो 1000 रुपया दाम था, इसमें 10 का डिस्काउंट देगा यानी कि 9 में बेचेगा, 9/10, एक डिस्काउंट मिल गया, मतलब हमको इतना रुपया अब मिलेगा। ये जो पूरा जो निकला ना ये वाला यहां से यहां तक, ये अब मेरा डिस्काउंट मिलने के बाद का वैल्यू हो जाएगा। ये पहले 1000 था, लेकिन जब ये 9/10 कर दिए तो ये मेरा डिस्काउंट मिलने के बाद का वैल्यू हो गया, क्योंकि डिस्काउंट लेके ना यहाँ पे लिखे हैं, डिस्काउंट 1 का लेके 9 पर लिखे हैं। अब इसमें डिस्काउंट कितना का देगा दूसरा डिस्काउंट x% का, तो x% आखिर यहाँ पे लिखते क्या है नीचे वाला ऊपर घटा करके। अगर नीचे डिस्काउंट अगर टोटल 100 है तो डिस्काउंट x का मिलेगा तो 100 - x नहीं लिखेंगे, यहां भी तो वही ना करते हैं कि एक यहाँ पे क्या किए थे 10%, यानी 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 में से 1 का डिस्काउंट मिल रहा था तो 9 लिख रहे थे। तो यहाँ पे x%, यहाँ अगर 100 लिखेंगे तो यहाँ 10 लिखते थे, 10% हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर 100 में x का मिलेगा डिस्काउंट, 100 में x का, तो क्या लिखेंगे 100 - x लिखेंगे, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट भी x का ही मिल रहा है, यानी कि 100 - x/100 बराबर कितना दे रहा है तुमको, इसी को सॉल्व करो x का वैल्यू निकल जाएगा। 3 जीरो खत्म हो गया यहां से, ठीक है। यहां से पॉइंट हटा दो, ये 2 जीरो यहां से खत्म हो गया, ठीक है। यहां पे 9 से कट करो, 9 से कट करेंगे, 9 7 63, बच गया कितना यहाँ पे 8, 82 9 9 81, बच गया 1, 9 दूनी 18, 9 1 9, ठीक है। यानी कि 100 - x का होल स्क्वायर बराबर 7921, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर यहां पे अगर नहीं लिखते उधर कर देंगे तो क्या लग जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, तो रूट कितना निकलेगा ये बताओ। वैल्यू तो यहाँ पॉइंट में नहीं दिख रहा है, यानी कि वैल्यू पूरा पूरा एग्जैक्ट निकलेगा, यहां से परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। तो ये कितना है 79 21, यहां पे देखो अगर 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, लास्ट में 1 है तो इसमें एक किसके साथ आ सकता है, या तो 9 या तो 1 में, और ये वाला जो वैल्यू है वो किसके स्क्वायर के नजदीक है, 9 का तो 21 हो जाता है 81, 8 का 64 यानी 8 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 85 का स्क्वायर निकाल के देखें 85 का, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 9 72, यहाँ पे तो उससे ज्यादा है, यानी कि वैल्यू इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी ये वाला होगा 89,
तो यहां पे लिखेंगे 89। ठीक है ना निकालने के लिए? 89 निकल गया, निकल गया 89। अब क्या करना है, x ये 100 में कितना घटाएंगे कि 89 बन जाएगा? तो 11% घटाएंगे। परसेंट यहां मत लिखो, सिर्फ 11 लिखो। 100 में कितना घटाएंगे 89 बनेगा, तो 11 घटाएंगे। या फिर डायरेक्ट क्या करो, x को उधर, इसको इधर कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है 1% के रेट से। तो बोला है R+2%, R+2% के रेट से साधारण ब्याज पर उतने ही समय में ये इतना रुपए हो जाती है। तो R का मान ज्ञात करें। टाइम सेम है यहाँ पे, है कि नहीं, और प्रिंसिपल भी सेम है। फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PR/100, ये होता है फॉर्मूला। होता है नहीं होता है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि प्रिंसिपल और टाइम ये दोनों क्या है, सेम है। प्रिंसिपल और टाइम जो है ये सेम है। सेम यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, और जब ये दोनों कांस्टेंट है तो ब्याज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेट का। ये पढ़े हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट में। देखो जब भी इस तरह मल्टीपल फॉर्म पे आएगा, अगर इधर वाला सेम रहेगा तो इधर एक ठो बच रहा है ना, तो इक्वल है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इधर वाला क्या है, सेम रहेगा, तो अब क्या होगा, ये इनवर्सली होगा, क्योंकि बीच में इक्वल तो हट गया ना। अब इन दोनों में देखना है तो ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी अगर डायरेक्टली और इनवर्सली में कंफ्यूजन हो, तो अगर इक्वल टू के इस साइड और इस साइड का अगर कंपेरिजन मतलब सेम रिलेशन बनेगा तो समझना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर इक्वल टू के एक साइड का रिलेशन बनेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है। ठीक है, याद रखना इतना। तो फिलहाल तो ये दोनों सेम है, इससे तो कोई मतलब नहीं होगा। मतलब किससे होगा, रेट से, यानी कि ब्याज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, रेट का। तो अब देखो यहां पे रेट कितना है 1%, और यहां पे रेट कितना है R+2%। ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है वो देखो। अगर हम यहां पे रेट की बात करें तो रेट यहां पर है 1%। ठीक है, और दूसरा रेट कितना है, पहला रेट 1%, दूसरा कितना है R+2%। ठीक है, तो इसी के बराबर रेशियो में होगा कौन, रेट अगर लिख लिए तो ब्याज भी लिखना होगा। तो ब्याज का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम यही होगा दोनों। ये मेरा रेट है और ये मेरा क्या है, SI का रेशियो है। रेट पहले क्या था, 1 था, अब कितना हो गया R+2। ब्याज पहले 1 था, अब कितना हो गया R+2। ठीक है, यहां ब्याज कितना मिल रहा है, तो पहले 15,748 था, 3 वर्ष में इतना हो जाती है। और 1 मिनट रुक जा, 3 वर्ष में ना, उतने ही समय में यानी 3 साल में ये इतना हो जाता है। मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है यहां पे 2। 10 में 4 जाएगा 6, 14 में 7 जाएगा 7, 772।
इस मेथड से बनेगा, देखते हैं। इस मेथड से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ब्याज जो है पहले इतना मिल रहा था, ब्याज का डिफरेंस, इस मेथड से दिक्कत हो जाएगा, इससे मत करो, ठीक है। इससे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। दूसरा मेथड बताते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, 3 साल में कितना हो रहा है, 3 साल में 1% के रेट से। तो रेट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल अगर यहाँ पे देखें तो प्रिंसिपल इतना हो रहा है, अमाउंट इतना, प्रिंसिपल तो पता नहीं है, रेट पता है और ब्याज तो पता नहीं है, तो दिक्कत हो रहा है। 3 और 1 4 किससे कट रहा है ये, 3 8 24, 3 103, इसको डिवाइड करते हैं एक बार में, तो यहाँ बच गया 54 यानी कि 4, ठीक है। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 तिया 15 और 5 एक 5, बच जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ बचेगा 2 29 8, ठीक है। नहीं कट रहा है ना, बनना तो उसी मेथड से चाहिए था। अच्छा इसको थोड़ा देर बाद बताएंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। क्या बोला है, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी, ठीक है। 3 महीना में, तीन तीन महीना में क्या देना है, ब्याज देना है। तो जब जब 3 महीना बोलेगा ना, तो रेट जो है 20% था ना, उसको क्या कर दो 4 से भागा, यानी कितना बन जाएगा 5%। और टाइम को क्या करो, गुना कर दो 4 से, 9 महीना है, 4 से गुना हो जाएगा तो 36 महीना, यानी कि 3 साल, ठीक है। अब निकाल दो फॉर्मूला से, हमको कितना निकालना है, 3 साल का 5% के रेट से, यानी कि कितना हो जाएगा 3 साल का 5% के रेट से, 3 साल का ब्याज निकालना है, 3 साल तक 5% के रेट से। 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। तो इसको मान लो पहले ये 20 था, ठीक है, एक ब्याज मिलेगा 21, और 3 साल तक मिल रहा है ना, या तो यहाँ क्यूब बना दो, इसको क्यूब बना दो, या 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो इसको क्यूब बनाएंगे जल्दी हो जाएगा ना, तो इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा ये 8,000, और इसका 9261, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8,000 का वैल्यू 32,000, कितना गुना हुआ है 4 से, इसको भी 4 से गुना कर दो। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 4, एक ही ऑप्शन पे है ना। 4 एक 4, 4 छक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 9 36 और 1 37, ठीक है। आगे बढ़े,
अगर डायरेक्ट वैल्यू भी याद रहेगा उससे ही बन जाएगा, लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा उसमें थोड़ा, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्रॉस प्रोडक्ट आज पढ़ाए थे सुबह में? पहले ये 7 और 1 के अनुपात में थी। 5 वर्ष के बाद मतलब जोड़ रहे हैं ना 5 वर्ष, पांच जोड़ रहे हैं दोनों तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और यहां लिखो 7 1 के 7 और 4 1 के 4। गैप कितना का? 3 का गैप। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। देखो यहां पे 7 1 कितना, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे 4, गैप कितना का? 3 का। 4 5 कितना? 20, और यहां पे 5, गैप कितना का? 15 का, ठीक है। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5। 1 का वैल्यू 5, हमको क्या पूछा? उनकी आयु में अंतर कितना है? आयु में अंतर कितना दिख रहा है? 6 का। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना? 30। ये होगा। अंतर 6 का दिख रहा है ना यहाँ पे? 7 1 का था और इसका 1 था, डिफरेंस कितना का है? 6 का है। हो गया, आगे बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चन, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा, ठीक है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, तो उनकी पूंजी का अनुपात कितना है? मतलब कैपिटल का रेशियो पूछा गया है। C1 रेशियो C2 रेशियो C3 क्या हो जाएगा? बता जल्दी फॉर्मूला। प्रॉफिट का रेशियो जो था वो C इंटू टी था, तो C कितना हो जाएगा? T नीचे आ जाएगा, P ऊपर चला जाएगा, यानी कि P1 रेशियो T1, फिर यहाँ पे P2 बाय T2 रेशियो P3 बाय T3, यही रेशियो बनेगा। तो जरा सोचो यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल कितना है? ये प्रॉफिट कितना कितना का हो रहा है? लाभ का अनुपात 9, और टाइम कितना का है? 4 महीना। उसके बाद 8, टाइम कितना का है? 6 महीना। उसके बाद 11, टाइम कितना का है? 18 महीना, ठीक है। 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 होगा ना? तो 18 यानी कि 9 9 81 होगा ना? 18 एलसीएम, यानी 9 2 को क्या बना दो? 18, 9 से गुना करना होगा, तो 9 से ऊपर भी गुना करना होगा। 9 9 81 हो गया। 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुना करना होगा, यानी 6 से ऊपर से गुना कर दो, 6 8 48, और यहाँ 9 है, 2 से गुना करना होगा, 11 2 22, ये रेशियो बन गया। तो पूछा है उनकी पूंजी का अनुपात 81 48 22, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या क्या चाहिए? रेशियो, फॉर्मूला देखो। प्रॉफिट मान लो जो हो, मान लो तुम कोई इन्वेस्ट करेगा कहीं पे रुपया, मान लो किसी के साथ, तो वो तुमको प्रॉफिट देगा, जितना कमाएगा उतना। तो तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा? तो जितना रुपया तुम मिलाया, कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी, जितना रुपया तुम मिलाया और जितना समय के लिए मिलाया, उसी के हिसाब से देगा तुमको। मान लो तुम
मान लो 10 लाख रुपया लगा देगा और बोलेगा हम 1 महीना के लिए लगाएंगे, और जो लगाया है 2 लाख रुपया वो बोलेगा हम साल भर के लिए लगाएंगे, तो किसको ज्यादा मिलेगा? जिसका रेशियो ज्यादा होगा, है ना। तो वो डिपेंड किस पे करता है? कैपिटल और टाइम पे। तो इसी में अगर रेशियो बनाएंगे तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3, तो C1 रेशियो C1 C2 C1 T2 C1 T1 रेशियो C2 T2 रेशियो C3 T3, इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? कैपिटल, यानी कि कैपिटल टाइम डिवाइड हो जाएगा इधर, तो मतलब P1/T1 P2/T2 और P3/T3 बनेगा रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा? देखो, इसमें कुछ भी गुना भागा जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। ये 28 मान लो, यहाँ एवरेज वैल्यू जो है वो 28, यानी कि एवरेज कौन होता है? बीच वाला वैल्यू होता है ना। ये पहले मतलब 8 विषम संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। तो क्या 28 विषम संख्या है? नहीं, यानी कि यहां पे कोई विषम संख्या होगा? क्या होगा नहीं पता। इसमें से टोटल कितना संख्या है? 8 गुना, यानी कि 4 इधर होगा और 4 इधर होगा। इधर जो 4 होगा उसमें से बोला है एवरेज कितना है? औसत 28 है। औसत जो है वो 28 है, तो मान लो यहां पे एवरेज 28 है, लेकिन ये तो विषम संख्या तो नहीं है, यानी कि 4 जो है वो इसके इधर और 4 इसके इधर होगा। एवरेज को यहां पे मान लो 28, एवरेज क्या है? 28 है, लेकिन ये तो विषम संख्या नहीं ना है। ऐसे लिखो, यहां पे कोई नंबर होगा, ठीक है। एवरेज ये 28 है, लेकिन एवरेज में यहां पे जरा सोचो, ये जो एवरेज निकला है क्या उस नंबर में ऐड हो रहा है? ये तो विषम संख्या है ही नहीं, यानी कि इसके अलावा इधर 4 नंबर होगा, 4 नंबर। तो कौन कौन सा होगा? 28 के पहले कौन आता है? 27, फिर कौन आएगा? 25, और फिर कौन आएगा? 23 और 22, 23 और 21, यानी कि 21 रेशियो 21, 23, 25 और 27, 4 हो गया इधर। इधर कौन होगा? 29, 31, 33 और 35। सबसे छोटा कौन दिखा और सबसे बड़ा कौन दिखा? दोनों को ऐड करो, ठीक है। समझ में आया? अगर मान लो ये 28 की जगह पे 29 रहता तो डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं। उस तरह का क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे एवरेज में तब पता चल जाएगा। तो ये फिर नंबर, फिर ये जो नंबर जो है ना थोड़ा कम रखता है उसमें, तो वो क्वेश्चन पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ा तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया? ठीक है, देखो एक्स, वाई और जेड। एक्स करता है 46 दिन में, वाई करता है 92 दिन में और जेड करता है 23 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना? 23 चौक 92, 92 होगा, क्योंकि 23 चौक 92 1 और 46 दूना 92, ठीक है। रेशियो निकल गया, इफिशियंसी। नीचे क्या है? टोटल वर्क। ये जो है वो क्या है? टोटल वर्क निकल गया। तो पूछा क्या है? देखो यहां पे लिख लो, पहले तो एक्स काम किया अकेले कितना दिन? 7 दिन। 7 दिन के बाद जो है कौन आया इसके साथ? एक्स जो है वो अकेले 7 दिन काम किया। फिर इसके साथ कौन जुड़ गया? वाई जुड़ गया। और वो इन लोग कितना दिन काम करेगा? पूरा लास्ट तक छोड़ने का तो बात किया नहीं है, यानी कि बाकी का कितना काम करेगा? जो भी काम करेगा इन लोग मिलके करेगा। अब कितना दिन है हमको नहीं पता, ठीक है। और फिर 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद यानी कि अब जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों काम करेगा 8 दिन के बाद। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो यहां पे जरा सोचो, इन लोग तीनों यहां पे काम किया है, यहां पे दुए लोग काम किया है और यहां पे ये अकेले काम किया है। तो अगर ये अकेले काम करेगा 7 दिन यानी 2 के एफिशिएंसी से, तो 14 काम यहां पे हो जाएगा। अब कितना काम बचा हुआ है?
92 में से 14 काम कर दिया तो बचा कितना यहाँ पे बच गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, 78 काम बचा हुआ है। अब ये 78 काम जो है वो इन लोग एक दिन करेगा, क्योंकि 8वां दिन में 8 दिन के बाद, यानी कि 7 दिन यहाँ हो गया, एक दिन किया होगा और 8वां दिन फिर जेड आ गया होगा, यानी कि इन लोग एक ही दिन ना काम किया। इन लोग दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? एक दिन काम किया। तो एक दिन में एक्स और वाई कितना कर लेगा? 3 काम। 3 काम कर लिया ना इन लोग। तो 14 काम और 3 काम 17 काम। बचा हुआ कितना काम है? रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग यहां पे कितना बचा हुआ है ये बताओ। तो रिमेनिंग बचा हुआ है 17 माइनस करेंगे तो 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 और यहां पे बचेगा 7, 75 काम। अब ये 75 काम तीनों मिलकर करेगा, ये 75 काम तीनों मिलकर करेगा तो कितना इफिशियंसी? 4 2 6 और 7 के स्पीड से 75 काम करेगा 7 के इफिशियंसी से। तो 7 1 7 70, 5 काम बचा हुआ यानी 5/7 दिन। मतलब इतना दिन में क्या कर लेगा? इन लोग पूरा काम कर लेगा। तो हमसे पूछा है वाई ने कितने दिनों तक काम किया। तो जरा सोचो, एक दिन वाई यहां काम किया और 10.5/7 दिन इतना यहां काम किया, यानी कि टोटल कितना दिन काम किया? वो वाई जो है टोटल 11.5/7 दिन काम किया। ठीक है, निकल जाएगा। बनाओ। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? देखो, अच्छा 1 मिनट रुक जा, अभी मत फोटो क्लिक करो, इसको ठीक से लिख दे रहे हैं, इसको ठीक से लिख दे रहे हैं अरेंज करके। रिमेनिंग वर्क यहां होगा 75 काम। 75 काम इन लोग करेगा, क्योंकि 14 और 3 काम इन लोग कर चुका है, तो 75 काम इन लोग करेगा। अब ये 75 काम करने के लिए टाइम कितना लगेगा? तो 7 की स्पीड से करेगा इन लोग, 7 की एफिशिएंसी से। तो कट करके कितना आएगा? 10.5/7 दिन। ठीक है, अब फोटो क्लिक कर लो। तो वाई कितना दिन में करेगा वो निकल जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को। तो क्या इफिशियंसी है? ये 92 टोटल काम है, 46 दिन में करता है, यानी एक दिन में 2 काम करता है। ये एक दिन में 1 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, वो उधर वाला इफिशियंसी होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15 दिन 30 दिन और 40 घंटों में भर सकते हैं। घंटा में 15 घंटा 30 घंटा और 40 घंटा में भर सकता है। तो एक ही दिन पाइप ए बी और सी क्रमशः 6 8 और 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? टाइम पूछा गया है। ठीक है, देखो ए बी और सी, ये टंकी 15 घंटा में भरता है एक टंकी को, बी जो है वो 30 घंटा में भरता है और सी जो है वो 40 घंटा में। तो टोटल देखते हैं एलसीएम लेकर कितना होगा? 120। तो कितना हो जाएगा? 3 बार, ये 4 और ये 8। ठीक है, इफिशियंसी निकल गया। अब देखो ये टोटल भरना कितना है? 120। टोटल वर्क जो है हमको कितना करना है? 120। तो सबसे पहले देखो ए आ रहा है काम करने, ठीक है, कितना बजे? 6 बजे। कितना बजे आ रहा है? 6 बजे। बी जो है कितना बजे आ रहा है? 8 बजे। यानी कि अब कौन करेगा? 8 बजे से ए और बी दोनों काम करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों रहेगा इन लोग 10 बजे से। रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो देखो पहले ए अकेले भरेगा कितना देर? 6 से 8 बजे तक, यानी 2 घंटा भरेगा। ये 2 घंटा भरेगा अकेले। अब ये जो है 2 घंटा इन लोग दोनों मिल के भरेगा, भरेगा ना। तो ये 2 घंटा जब अकेले भरेगा कितना भर लेगा? 16 भर लेगा नहीं भर लेगा? 8 की एफिशिएंसी से। अब ये दोनों भरेगा ए और बी मिलके, यानी 12 की एफिशिएंसी से 24 भर लेगा।
तो 16 और 24 काम हो चुका है। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 8 पे 40 काम हो चुका है। 40 काम हो चुका है ना। बाकी का कितना काम बचा हुआ है? 80 काम। अब ये 80 काम कौन करेगा? तीनों मिलकर करेगा। तीनों मिलकर करेगा कितना? 8 4 12 3 15, मतलब 80/15। तो कितना होगा? 15 पचे 75, बच गया 5। पहले 5 से काट लो। 5 दिया 15 और 5 से कट करेंगे 16 पचे 80, तो 3 पचे 15, एक बच जाएगा। इतना दिन में करेगा, मतलब आवर में, इतना आवर में करेगा ना। तो हमसे पूछा गया है टंकी कितने बजे भर जाएगी। टंकी जो है वो कितने बजे भर जाएगी ये बताओ। कितना हो जाएगा? 5 घंटा 20 मिनट ये होगा। तो 10 बजे के बाद 5 घंटा 20 मिनट कितना हो जाएगा? 10 बजे के बाद 10 5 हाँ हाँ, तो ये बताओ 5 घंटा। तो चालू कितना बजे हुआ है? 6 बजे। 6 5 11, यानी कि कितना? ठीक है। टंकी भरना शुरू कब से हुआ है? 6 बजे ना। और टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। टंकी कितने बजे भर जाएगी ना। ये 6 बजे खुला, ये 8 बजे और ये 10 बजे, दोनों मिल करके। तो इसको भरने में लग रहा है 80, भरने में लग रहा है कितना? 5 घंटा। यानी कि 10 बजे भरेगा। 10 बजे इन लोग का कितना? 10 बजे से भरना है, तो ये 80 भरने में 5 घंटा ले लेगा। 10 बजे के बाद 5 घंटा। ठीक है। और 2 2 4 और 9, पूरा 120 यही होना चाहिए आंसर। ठीक है, एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं। नोट करो फिलहाल इसको।
ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। देखो कैसे, इसका आंसर ऑप्शन ए में है, ठीक है। देखो कैसे होगा, 3 20 10, इसको भूल जाओ क्योंकि अब जो ये काम हो चुका है ना, काम अब 80 काम हो रहा है 5 घंटा में। कितना बजे के बाद? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 5 घंटा यानी कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, यानी कि 15 में कितना? 3 बजे। 15 यानी कितना? 3 20, ठीक है। ये होगा आंसर। देखो इधर वाला नहीं जोड़ना, हम इधर वाला जोड़ दिए थे 9, इसीलिए 11 20 हो गया ये, ठीक है। तो 6 से 5 घंटा जोड़ दिए थे इसीलिए हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो काम हो रहा है 5 घंटा 20 मिनट बाद, कब का? 10 बजे के बाद का ना हो रहा है, तो इसीलिए 10 बजे 10 बजे के बाद क्या करेंगे? 5 घंटा बढ़ा देंगे, तो कितना बजे काम खत्म, टंकी पूरा भर जाएगा? तो 3 20 में भर जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा। प्रोसेस सही है, यही होगा। बस हमको देखना कहां से है? 10 बजे से। इधर वाला कोई मतलब नहीं है, इसका काम हो चुका है, खत्म हो गया। क्योंकि देखो ये जितना काम करना था इसको कर करके हटा दिया ना, अब इतना काम बचा हुआ है, टंकी भरना इतना ही है। अब इतना कौन भरेगा? इन लोग तीनों मिलके भरेगा। अब जब तीनों मिलके भरेगा तो टंकी जब भरेगा तो इतना बजे के बाद है ना भरेगा, इतना बजे के बाद भरेगा। तो इतना बजे के बाद कितना देर बाद भर रहा है? 5 घंटा के बाद। तो 10 बजे के बाद 5 घंटा बढ़ा देंगे तो 3 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, नोट हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? स्पीड, ट्रेन की स्पीड। क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है ये बताओ। तो जब देखो, जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करेगा तो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस ऐड कर दो, और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड। ये सेकंड में है और ये वाला किस में है? मीटर में। आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। तो जोड़ेंगे अगर यहां पे तो कितना हो जाएगा? 600, और नीचे कितना? 30, तो मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमको जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या कर देना? 18/5 कर देना। तो 5 से भागा देंगे 4 बार में, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो एक चीज याद रख लेना यहां पे, कि याद करवा दे रहे हैं। देखो बड़ा से किधर जा रहे हैं? छोटे की ओर, तो छोटा नंबर के ऊपर रखना। बड़ा से छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो बड़ा के लिए बड़ा नंबर के ऊपर रखना, बस इतना ही याद रखना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। ओ आज गिर कहे जा रहा है बार बार। हाँ, अगला क्वेश्चन, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा के दिशा में 1 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ठीक है। देखो धारा के दिशा में धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि बोट का स्पीड और क्या होगा? स्ट्रीम का स्पीड एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट में क्या होता है? स्पीड कम होगा, एक दूसरे का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का बनेगा? तो बोट का स्पीड तो हमेशा ज्यादा होगा, नहीं तो बोट का स्पीड अगर कम रहेगा धारा के स्पीड से तो बह जाएगा। तो बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा रखना है। तो बोट माइनस क्या करेंगे? स्ट्रीम यानी कि धारा, माइनस जब करेंगे तो ये क्या निकल रहा है? रिलेटिव स्पीड निकल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, धारा इधर बह रही है, नाव इधर, अपोजिट डायरेक्शन यानी रिलेटिव स्पीड। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटता ही नहीं घटता है? घटा दिए। स्पीड निकलता कैसे? डिस्टेंस बाय स्पीड। 30 किलोमीटर जाना है, कितना देर में पहुंच रहे हैं? 3 घंटा में, यानी कि 10
के स्पीड से जा रहे होंगे। ठीक है, ये निकल गया। अब धारा के दिशा में जाते हैं, मतलब B प्लस एस जितना स्पीड से बह रहा है और बोट जितना स्पीड से जा रहा है, दोनों का स्पीड जुट ना जाएगा, धारा का भी स्पीड उसी में रहेगा, उसमें भी। तो जब ऐड होगा तो कितना देर में पहुंचता है? 1 घंटा में। यानी कि स्पीड क्या हो जा रहा होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। होगा कि नहीं होगा? हमको पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। एस से एस कट जाएगा, डबल बी बराबर कितना? 30 और 10 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक बी का वैल्यू कितना? 20। बोट का स्पीड कितना निकल गया? 20 का स्पीड। पूछा है कि नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो टाइम पूछा गया है। तो देखो बोट जो है यानी नाव, तो 60 किलोमीटर चलना है, कितना की स्पीड चलेगा? 20 की स्पीड से। तो कितना देर में पहुंचेगा? तो 20 या 60, 3 घंटा में पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 300 रुपए और 400 रुपए प्रति किलोमीटर मूल्य वाली, 1 मिनट, किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखो 300 रुपए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की 2 किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना? 320 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, देखो कैसे होगा। एलिगेशन आता है ना लगाने के लिए, बस लगा दो एलिगेशन मेथड। 300 रुपया का एक क्या था? कोई चाय था, और एक 400 रुपया वाला कोई चाय था। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिश्रण कितना का बन जाएगा? 320 रुपया का बन जाएगा। ये भी सीपी है, ये भी सीपी, ये भी सीपी, खरीद मूल्य है ना। एक क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि इतना रुपया का चाय, इतना रुपया चाय, किस अनुपात में मिलाएंगे कि इतना रुपया में बेच रहे हैं। तो बेचने वाला वैल्यू दिया रहेगा, तो बेचने वाला वैल्यू को पहले क्या करना होगा? खरीदने वाला वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन अलग आता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें रेशियो देखो कितना का हो जाएगा, ये 80 माइनस करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा? 20। रेशियो कितना का? 1:4, 4:1। ठीक है, इतना का गया, तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये जो क्वेश्चन, देखो अभी जो 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, पीछे का अगर सारा चैप्टर कंप्लीट हुआ रहता तो सारा क्वेश्चन बनता, एक भी नहीं छूटेगा। नहीं हुआ है इसीलिए कहीं डाउट रह जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 71 से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 अंक का संख्या यहां दिया हुआ है, बाय ऑप्शन बना लो। 71 से कट रहा है, 71 से क्या हो रहा है? कट रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 71 से कटेगा? बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो 71 से कट जाएगा? कंफर्म बताओ। अगर 72 रहता तो आसान रहता, 9 × 8 कर लेते, देख लेते, लेकिन यहां पे है 71। क्या करेंगे? 71 से भागा देने लगेंगे? 71 से भागा देंगे तो फिर देखो इसका एक आता है, जैसे देखो यहाँ पे 19 और एक तरफ लिखो 21, या फिर एक तरफ लिखो 29 एक तरफ लिखो
31, एक तरफ लिखो 39, एक तरफ लिखो 41। देखो इस तरह का संख्या है ना। तो अगर इसमें देखो, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक घटाएंगे तो 20 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुमको क्या करना है, जीरो के फॉर्म पे बनाना है। ठीक है, जीरो के फॉर्म पे बनाना है। यहाँ पे देखो अगर 71 है, यानी इस फॉर्म पे बन रहा है। 71 यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, यानी कि एक कम करेंगे 70 बन जाएगा जीरो के फॉर्म पर। तो कितना कम कर रहे हैं यहाँ पे, एक कम कर रहे हैं। यानी कि जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है ना, कि ये वाला 71 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये डिविजिबिलिटी रूल बनता है इससे, है ना। ये डिविजिबिलिटी रूल बनता है यहाँ से कि इस नंबर पे 7 से गुना करो और घटाते जाओ। एक का मतलब घटाने पे 70 बन रहा है ना, तो एक घटाते जाना है 7 से गुना करके। ठीक है, देखो ये आगे वाला जो 7 आया ना, इतना से क्या करेंगे, इस मान लो हमको इसको चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है 7 से क्या करो, गुना करो। 7 बचे कितना, 35, 35 माइनस कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 में 5 जाएगा तो 8 बनेगा। यहाँ कितना हो गया 9, 9 में 3 जाएगा तो 6, यहाँ पे 9, यहाँ 9। अभी भी नहीं पता चल रहा है, फिर से 7 से गुना करो। ठीक है, 7 अठे कितना 56, ये 0, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे 9। क्या ये 71 से कटेगा, देखने से लग रहा है नहीं कटेगा, ऑप्शन गलत हो गया। ये दूसरा चेक करो, 7 से गुना करो, 7 सत्ते 49, 9 माइनस करो, इसमें 49 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। अभी पता नहीं चल रहा है, फिर 7 से कर दो, 7 चौक 28 माइनस कर दो, यहाँ पे 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ पे 8 में 2 जाएगा तो 6, 9। फिर 7 से गुना कर दो, 7 सत्ते कितना 49 माइनस कर दो, 16 में 9 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचा 8 में 4 जाएगा तो 4, कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 71, 7 के साथ 7 सत्ते 49 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद अगला चेक करो, कितना है 10039, 7 से करेंगे 7 9 63, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे 9, यहाँ 9। ठीक है, फिर 0 तो मतलब नहीं है, इससे करो गुना, 7 से गुना करेंगे, 7 चौक कितना 28, 28 माइनस कर दो, इसमें 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 7, 71, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतना 71 का डिविजिबिलिटी रूल तो किसी को याद होगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल बनता इस तरह से है, बना के दिखा दिए। अब इसी से बना करके क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि ये स्टार्टिंग 7 है, यानी 7 से गुना करना है। अब प्लस करना है या माइनस करना है, यहां से पता चलेगा कि ये माइनस करने से 70 बना था तो माइनस करना है, अगर प्लस करने से बनता तो प्लस करना पड़ता। प्लस कैसे कैसे बनेगा, 71 में 70 कैसे बनेगा, एक माइनस करके बनेगा 71। हाँ, 69 रहता अगर तो एक जोड़ते तो 70 बनता, तो 7 से गुना करते और जोड़ते जाते हैं। क्या क्या चीज, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखो, 69 रहता तो एक जोड़ने से 70 बनता ना, तो क्या करते 7 से गुना करते, जो भी वैल्यू आता है उसको क्या करते जोड़ते जाते। लेकिन यहाँ पे माइनस करने से आया था, इसलिए क्या कर रहे थे, यहाँ पे घटा रहे थे। जिसमें गुना किया उस नंबर को छोड़ देना है, उसके आगे वाला में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और बाकी नहीं समझ में आ रहा है कुछ मत करना, 71 से भागा दे के देख लेना। भागा देने आता है ना, भागा देने आता है ना, बस 71 से सबको भागा दे देखना, जो वाला भागा चल जाएगा वही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी क्या और क्या ऑप्शन इसमें होगा, 6 अंकों की, देखो एक तरीका और है। 6 अंक का क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या क्या होता है 6 अंक का, ये होता है 6 अंक का छोटी छोटी संख्या। इसको 71 से भागा दे दो,
भागा दो, भागा जाने के बाद कुछ बच जाएगा, बचेगा ना कुछ, तो पूछा तो बचेगा कुछ, तो जरा सोचो अगर घटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा ना, मतलब जोड़ देंगे तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से भागा देना पड़ेगा तुमको, तो कोई उपाय नहीं है इसका। देखो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना सब क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लो। आइए देखो, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना मीटर स्क्वायर है, उसका विकर्ण का लंबाई कितना होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बताओ 4a² होगा या 6a² होगा, संपूर्ण होता है, लेकिन यहां तो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया बोला गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों तो होता है ना। हाँ तो ये है संपूर्ण, ये है वक्र, अब दिया तो है नहीं, हमको बारी बारी चेक करना होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करता है, आधा अधूरा बड़ी लैंग्वेज देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4a लेके चलें, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, तो यहां से a² का वैल्यू कितना निकलेगा, पॉइंट हटाएंगे 10, 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर 27 बटा कितना, 4 दूनी 8, ए का वैल्यू नहीं निकल रहा है, 27 बटा 8 निकल रहा है, इस तरह निकल रहा है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या होता है, फॉर्मूला विकर्ण का, देखो घन बना के दिखाते हैं, ये घन है, ये है ना, ठीक है, विकर्ण कौन सा बनेगा, मान लो इसका विकर्ण यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका विकर्ण ये है यहां से, तो यहां पे जरा सोचो ये क्या बन रहा है, इस जगह से इस जगह का जो दूरी बनेगा ना ये वाला, ये मेरा विकर्ण होगा, दूसरा पेन से दिखाते करके, देखो ये तो मेरा हाइट है, तुम्हारा ये हाइट है, ये बेस होगा तुम्हारा, बनेगा बेस, तो यहां से यहां तक जो बनेगा वही ना डायगोनल बनेगा विकर्ण। हाँ विकर्ण क्या होगा, इस कोना से बाहर वाला कोना तक ये डायगोनल बनेगा। हाँ तो जरा सोचो अगर ये ए है तो ये क्या होता है, √2a होता है ना विकर्ण, ये होता है ना a√2, तो ये कितना होगा, अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा एंगल, तो ये a है ये, तो ये समकोण त्रिभुज का बनेगा, क्या करेंगे a² प्लस √2a का स्क्वायर, यानी कि a² प्लस 2a² यानी कि 3a², यानी बोल सकते हैं क्या √3a, क्या होगा √3a, तो जब a का वैल्यू इतना है तो √3a का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन ये 4² लेने से वैल्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या लेंगे फिर 6 लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6a² अगर लेते हैं इतना होगा, ठीक है, तो a² कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और गुने 6, 5 से कट करेंगे 27 बार में, 5 से कट करेंगे 2 बार में, ठीक है, 3 9 27 और 3 दूनी 6, यानी कि 9/4, रूट लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 3 और 2, इसमें बस सॉल्व हो गया। तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो पहले चेक करना किसमें, संपूर्ण वाला से ही, ठीक है, किसमें 4a² नहीं सेटिस्फाई हो रहा था, रूटे नहीं निकलेगा उसमें, ठीक है, तो फिर 6a² रखना पड़ता हमको। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है किससे, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है यहाँ पे √3a का वैल्यू कितना होता है, √3a का वैल्यू, √3a का वैल्यू कितना होता है, तो √3a का वैल्यू नहीं, मतलब √3a का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 √3, ठीक है, ऑप्शन डी। थोड़ा जल्दी करो क्वेश्चन बहुत बचा हुआ है, टाइम हो रहा है, फोटो क्लिक कर लो, आज पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के आकार के एक मैदान का परिमाप दिया हुआ है 800 मीटर, इसका विकर्ण कितना है 240 मीटर, मैदान का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, देखो एक समचतुर्भुज के आकार का क्या है,
इस तरह का मैदान है। तो इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, ये सब बराबर होता है ना समचतुर्भुज में। यानी कि 4a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800, यानी कि a का वैल्यू कितना 200 दिया हुआ है ना। तो a का वैल्यू पता चल गया ना, a का बराबर कितना, a बराबर 200। हमसे क्या पूछा है, मैदान का विकर्ण दिया हुआ है कितना, विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240। मान लो ये वाला 240 है। अब ये देखो, अब इसमें कंफ्यूजन है कि ये बड़ा वाला का वैल्यू 240 होगा या छोटा वाला विकर्ण का, तुमको तो नहीं पता, तुम कोई वाला भी एक ठो मान लो, ठीक है, कोई वाला भी एक ठो मान लेना। विकर्ण ये दिया हुआ है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मान लो ये 200 निकला, ये भी 200 निकला, और ये दिया है 240, ठीक है, दिया है ना 240। अब यहां पे सोचो, यहां पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बन रहा है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना। तो क्या यहां पे तुमको हाइट पता है, नहीं, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। लेकिन एक चीज और देखो, यहां पे दो भुजा बराबर भी तो है, तो इसका अगर हाइट यहां पे इसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये हाइट ड्रॉ कर लें तो मेरा काम बन सकता है। अगर यहां पे हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये 200 और ये कितना 120, तो ये कितना निकल जाएगा 200 माइनस 120, रूट लग जाएगा, यानी कि रूट 80, हाँ रूट 80 आएगा ना। रूट 80 का मतलब कितना 1685, 4 रूट 5, कितना निकल गया मीटर में। तो हाइट पता चल गया ना, कितना 4 रूट 5, 4 रूट 5। तो अब 4 रूट 5 मिल गया, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है 240, बेस तो इसका यही ना है, और हाइट कौन है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल, रूट में तो है ही नहीं। अच्छा हाँ, ट्रिपलेट 4 से गुना भी करना पड़ेगा, 5 से कैसे गुना होगा, हाँ अच्छा हाँ 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 हाँ, 3 4 5 200, यहाँ पे ट्रिपलेट कैसे बनेगा, यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू ना ले रहे हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ था 240 विकर्ण, तो ये आधा होगा 120, हाँ सोचो सोचो यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये वाला पार्ट का वैल्यू कितना निकल रहा है, ये वाला एरिया निकल रहा है, इसका एरिया निकला। तुम क्या बोल रहा है, देखो बताओ यहाँ पे, तुम क्या बोल रहा है कि ये वाला हाइट किसके लिए है, ये हाइट जो है दोनों के लिए ना है। तो ये पूरा कितना ले रहे हैं 240, और ये कितना, इसका एरिया निकल गया, ये इसको अगर 2 से गुना कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है ना। समचतुर्भुज का परिमाप, हाइट 200, विकर्ण 120, तो 200 माइनस 120 ये ना किए थे, तो यहाँ पे कितना निकला 80। अच्छा हाँ 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 हाँ, सही बोला सही बोला, ये मेरा दिमाग में हट गया था ना, स्क्वायर ना होता है, ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। 200 का स्क्वायर करें, तो स्क्वायर मत करो यहाँ पे, देखो फिर से इसको करते हैं, पूरा खिचपिच हो गया। स्क्वायर नहीं हुआ था ना, वही गड़बड़ हो गया। ये 240 है, ये a बराबर 200 निकल गया था, कैसे निकला था, तो 4a का वैल्यू दिया हुआ था 800, तो a का वैल्यू निकला था 200, ठीक है। तो a का वैल्यू 200,
इसका हाइट अगर यहां से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रिपलेट बना के देखते हैं। ये 120 बनेगा, 12 से कट करते हैं, या फिर किससे कट हो जाएगा, 20 से, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 चौक 4 पचे 20, यानी कि ये 4 बनेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया, यानी कि 5 का वैल्यू 200, 5 का वैल्यू 200, तो यानी 4 का वैल्यू कितना, 5 का वैल्यू 200, यानी कि 40 से गुना हो रहा है, तो इसको भी 40 से गुना करेंगे, 160। यहाँ पे कितना बनेगा, 160 बनेगा। चलो ये मिल गया ठीक से। अब निकाल लो एरिया, अब सही निकलेगा। 1/2, बेस कितना है 240 और हाइट कितना 160, लेकिन ये आधा भाग का निकल रहा है, 2 से और गुना कर देंगे तो पूरा भाग का निकल जाएगा, ये पूरा भाग का निकल जाएगा एरिया, 2 से 2 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौक 64, 4 आएगा, ऑप्शन एक ही है, ठीक है। क्या तो आधा का निकाल रहे हैं, 2 से गुना किए, पूरा निकल गया, तो 240 ये बेस ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस ये है आधार, और ऊंचाई ये निकला। ये ऊंचाई कैसे निकला समझ में आया, ट्रिपलेट बनता है कितना का, 3 4 और 5 का, ठीक है। तो ये 3 था, ये 4 5 था, तो ये कितना होगा, 4 होगा। तो अगर 5 का वैल्यू 200 या फिर 3 का वैल्यू 120, तो कितना गुना हुआ, 40 से इसको गुना कर दो, 160 निकल जाएगा। और अगर वैसे नहीं सकता है तो क्या कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस में क्या होता है, यही हम मिस्टेक के साथ डायरेक्ट 200 लिख दिए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर रूट लगा हटा दे रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है ना। तो अगर यहां से रूट, ये स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इधर, ये होगा। तो इसका भी यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करो, आगे बढ़े। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां कितना दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज की परिमाप कितनी है, विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, एक सम चतुर्भुज है, एक विकर्ण दिया इधर और एक विकर्ण ये, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 48 और 20, मतलब छोटा वाला 20 है, तो ये दोनों बराबर होता है, यानी कि ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये दोनों बराबर होता है, यानी कि ये 24 होगा और ये भी 24 होगा, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप, तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रिपलेट बनाए तो बन रहा है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 4 पचे 20 और 4 छक 24 नहीं बनेगा, 5 और यहाँ पे 12 नहीं बनेगा ट्रिपलेट, ठीक है। तो देखो जब ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसको छोड़ दो, यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज बनता ही है, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट, क्या करेंगे, अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है तो ए बराबर अंडर रूट क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576, 10 का स्क्वायर 6, 676 किसका होता है, 26 का होता है, तो 26 होता है, ए बराबर कितना निकल गया 26, तो परिमाप कितना होगा 4 गुने ए, यानी कि 26 गुने 4, तो 4 छक 24 और 4 दूनी 8 2 10, 104 ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 20 24 40 का चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन, जल्दी बताओ क्या होगा, बताने का जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर बी सी बाय ए, क्या होगा बी सी बाय ए, तो 24 गुने 40 बटा 20, 20 दूना 40 यानी कि कितना 48। आगे बढ़े,
ये पहले पढ़ा चुके हैं ना। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 150 गुने 3 बराबर 25 गुने x मान लो। तो 25 से कट करेंगे 150, यानी x का वैल्यू 18। खत्म हो गया क्वेश्चन। जो कौन सा क्वेश्चन था, एक बचा हुआ था ना, बोले थे ना बाद में बताएंगे। बिना बताए तो जाने नहीं देंगे। देखो यही था। एक निश्चित धनराशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। तो वह धनराशि R%, तो पहले रेट निकालना है ना। 3 साल में अगर इतना हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा? सेम धनराशि है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ भी कुछ मिस्टेक है और यहाँ भी कुछ मिस्टेक है, इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। वही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है। जहाँ से कॉपी किया ना, कॉपी करने में मिस्टेक हुआ है, जहाँ से लिए क्वेश्चन को, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन उठाए है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो वहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो अभी। इसको अगर होगा तो कल हम फिर से डाल देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, कल का सेट में, ठीक है। चलो आगे बढ़। ये तो खत्म हो गया ना, कंप्लीट। ये भेज दे रहे हैं।